नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2026 से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। नीट यूजी 2026 में हम जब बात करते हैं कि एमबीबीएस सीट्स के लिए कितने नंबर्स की ज़रूरत है, तो बात उठती है कि 550, 600, 650 या फिर 700। ऐसे में देखा जाए तो 700 नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर्स अगर आपके आते हैं तो ये माना जाए कि आपको कंफर्म गवर्नमेंट सीट मिलेगी, या फिर कोई और भी उपाय है, या फिर और भी कुछ नंबर्स हैं जो सेफ स्कोर हो, जो आपको 2026 में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट दिला पाती है। तो ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। आप चलिए इस वीडियो के साथ, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, जिससे कि इसकी बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नीट यूजी 2026 में अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं तो कितने नंबर्स की ज़रूरत होगी या आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो शुरुआती दौर में मैं आपको बताऊं कि नीट यूजी 2026, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लगभग 24 लाख से 25 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इतने ज़्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और नंबर ऑफ सीट्स अगर देखा जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के, तो लगभग 1,30,000 से 1,35,000 के आसपास सीट होगी। तो ऐसे में अगर पैरामीटर्स देखा जाए तो 25 बच्चों पर लगभग 2 सीट्स आएंगी, और अगर उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे कंडीशन में 25 बच्चों पे एक गवर्नमेंट की सीट आएगी तो एक प्राइवेट की आएगी। कंपटीशन बहुत टफ है, और इस टफ कंपटीशन में अब आपको अगर समझना हो रैंक सिस्टम, तो ये देखिए कि लगभग 720 से 690 के आसपास में अगर रैंकिंग सिस्टम्स की बात की जाए तो लगभग आपके रैंक 500 के आसपास आ सकते हैं। और अगर 680 और 670 के बीच का रैंक अगर देखा जाए तो लगभग 2000 तक का रैंक होगा, और 650 से 669 के आसपास में 5000 के बीच का रैंक होगा। 630 तक 10,000 और 610 तक 18,000 रैंक के बाद मानी जा सकती है। इसी तरीके से 590 पर 30,000 तक रैंक जा सकता है, और 570 पर 45,000 रैंक तक जा सकता है। 550 की बात करें तो लगभग 65,000, और 520 तक में 90,000 तक का रैंक। ये रैंक एक अनुमानित है कि नीट यूजी 2026 में होंगे, लेकिन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स जो भी आए हैं उसके हिसाब से ये माना जा सकता है कि अगर हम लोग नीट यूजी 2026 की बात करें तो एक सेफ स्कोर जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए 650 नंबर्स बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क नहीं होगा और एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। वहीं बॉर्डर लाइन की बात की जाए तो 635, 630 तक का नंबर आपके लिए एक सेफर साइड होगा ऑल इंडिया कोटे से। तो ये एक ट्रेंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं ओबीसी कैटेगरीज में 620 एक सेफ नंबर माना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 620, एससी 580 और एसटी 550 के आसपास। ये एक संभावित नंबर है जो आप अपना टारगेट लेकर अपनी तैयारी करें और मॉक टेस्ट की पूरी प्रैक्टिस करते रहें। अब अगर हम लोग इसके आगे की बात करें कि क्या इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेट लेवल पर स्टेट्स हैं जहां पर आपको कुछ कम नंबर्स पे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके स्टेट्स का कट ऑफ बहुत हायर साइड में रहता है, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हाई कट ऑफ होती हैं। तो 610 से 650 के बीच में जनरल कैटेगरीज के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 580 से 520, और इसी तरीके से अगर मॉडरेट की बात करें तो ये आपका एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, जहां पर 580 से 610 के आसपास, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 550 से 580 और एससी एसटी 500 से 540 तक। ये वो नंबर्स थे जो मॉडरेट स्टेट्स हैं जहाँ के कट ऑफ रहते हैं। अब लोअर साइड्स के कट ऑफ की अगर बात की जाए तो उसमें नॉर्थ ईस्ट है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जे एंड के है,
कुछ मामले में वेस्ट बंगाल भी है। तो जनरल कैटेगरीज में 520 टू 560, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 480 टू 520 और एससी एसटी 430 से 480 के बीच का। तो ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लोअर कट ऑफ वाले स्टेट्स की बात की। इसके बावजूद भी अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि नीट यूजी 2026 में एक बेस्ट सिफर साइट्स का नंबर क्या हो सकता है, तो मैं आपको एक थंब रूल बताना चाहता हूं कि यदि आपका डोमिसाइल कोई भी स्टेट का हो और आप नीट यूजी 2026 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप एस्पिरेंट हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ये मान कर चले कि आपका जो सेफेस्ट स्कोर होगा वो होगा आपका लगभग जनरल कैटेगरीज के बच्चों के लिए 630 एवब, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 610 से 20 नंबर्स और ईडब्ल्यूएस भी सेम ओबीसी के बराबर, एससी और एसटी के लिए 550 से 570 तक का नंबर्स एक बेस्ट नंबर माना जा सकता है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप हमारे इस लाइव सेशन में अभी जुड़े हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और इस नंबर्स के माध्यम से आपको अपने किस किस सब्जेक्ट्स में और तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पर गैप है, ये भी आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट में रिवर्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बेहतर गाइड दूं, टिप्स दूं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो ये तो मैंने आपको एक बताया है कि आने वाले समय में यानी कि नीट यूजी 2026 की प्रिपरेशंस में आपको एक क्या मिनिमम एम लेकर चलना होगा जिससे कि आपको एक बेहतर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। तो आपको मैं बताऊं, ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से अगर गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट तो 650 प्लस जनरल कैटेगरीज और एनी गवर्नमेंट प्राइवेट स्टेट लेवल पर 600 प्लस और लो कट ऑफ में अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो आप मान कर चलें कि 550 प्लस कुछ स्टेट्स के लिए, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 450 प्लस आपके लिए एक बेहतर नंबर होगा जहां पर आपको किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी उन बच्चों के लिए जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे यूजी की यानी कि एमबीबीएस की सीट्स के लिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपकी तैयारी में मॉक टेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपको अपने तैयारी को परखने के लिए आपकी शार्पनेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स, आपके सब्जेक्ट पे पकड़ और टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे आपको अपनी एक बेहतर समझ में आएगी। तो ये मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, और आप इस वीडियो को देखते हुए अपने टारगेट को सेट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने अपना टारगेट क्या सेट किया है। आप इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि नीट यूजी 2026 में मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अभी ये बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो नीट यूजी 2026 के एस्पिरेंट्स हैं और अपनी तैयारी फुल स्विंग में कर रहे हैं। अब वैसे में मॉक टेस्ट कब शुरू करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो मॉक टेस्ट क्लास 11th और क्लास 12th ये दोनों पूरा सिलेबस होने के बाद ही स्टार्ट करनी है। पहली चीज़, हफ्ते में 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट दें, रोज़ सेक्शन वाइज या पार्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। लेट शुरू करेंगे तो आपको ये बहुत ही भारी गलती पड़ेगी, क्योंकि अब मॉक टेस्ट का टाइम आ चुका है। अब आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल प्लान वे में देने की ज़रूरत है। स्टार्ट कर दीजिए। रियल एग्ज़ाम जैसा आपको कंडीशंस में टेस्ट देना चाहिए, यानी कि 3 घंटे कंटिन्यूस आपको बैठना है। मोबाइल, नोट्स, ब्रेक्स, ये इसे सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। और कोशिश कीजिए कि एवरीडे 11 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में आप एग्ज़ाम दें, या फिर आप वो जो टाइम स्लॉट है जिस टाइम पे एग्ज़ामिनेशन का टाइम होता है नीट का, उस टाइम को आप यूज़ करें, क्योंकि यही टाइम होगा जिससे कि आपका ब्रेन बिल्कुल उस टाइम स्लॉट्स को एडजस्ट कर लेगा, फील कर लेगा, प्रैक्टिकली वो ट्रेंड हो जाएगा, जहां पर आपको उस टाइम फ्रेम में आपको एक्टिव रहना है। टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट की एनालिसिस, यानी कि रूल क्या है आप सभी को पता है कि 1 मॉक टेस्ट
3 से 4 घंटे में आपको उसकी एनालिसिस करनी है। यानी एक मॉक टेस्ट आपने दिया और उसके बाद कम से कम उस मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, इन सारे के वो सारे ऊपर कम से कम 3 से 4 घंटे की एनालिसिस होनी चाहिए। एनालिसिस में क्या क्या देखना है ये आप देखिए। सिली मिस्टेक्स आपने कहीं कुछ की हो, जैसे यूनिट्स, साइन या ऑप्टिनेंस, ये जो ऑप्शंस वगैरह जो आपको चूज करने में आपको दिक्कत आई हो, या कंसेप्चुअल गैप्स कुछ रहा हो, ये आपको देखना है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस आपने बहुत जल्दीबाजी में की होगी या जल्दी कर लिया होगा, तो ये भी आपको देखना है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस कौन कौन से थे, आपने उसमें कितना टाइम लगाया, आखिर इतने टाइम लगने का रीज़न क्या है, और उस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपको देखना होगा। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक चैप्टर्स, और जब आप पूरे मॉक टेस्ट की एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग हैं और कुछ चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही मिस्टेक है, यानी कि वहाँ पर वीक है। तो आपको एक काम करना है कि मिस्टेक को कॉपी करिए, नोट कीजिए कि आपने क्या क्या गलत किया है। इसके बाद अब देखिए अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी, ये गोल्डन रूल है। अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले 100% श्योर करें जो क्वेश्चन आपका आता हो उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि 100% श्योर वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ये गोल्डन रूल है। फिर एलिमिनेशंस बेस्ड पर, यानी कि एलिमिनेट करने वाले कंडीशंस पे, अगर 4 ऑप्शंस हैं तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो फिर शायद इसका मतलब कि थर्ड हो सकता है। यानी कि पहला आपका गोल्डन टिप्स है कि 100% जो श्योर क्वेश्चंस हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना है। फिर एलिमिनेशन बेस्ड पर जो आपके आंसर्स आते हैं वो क्वेश्चंस करने हैं, और अंत में यानी कि गेसिंग, यानी कि 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हैं और अब 2 ऑप्शंस पे आप कहीं फंसे पड़े हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसे थर्ड अटेम्प्ट में करना है। यानी कि पहला आपका 100% श्योर, सेकंड एलिमिनेशन बेस्ड पर, और थर्ड गेस पर। लेकिन गेस भी वहाँ पर जहाँ पर 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन 2 ऑप्शन पे आपको डाउट हो रहा है, तो यहाँ पर गेस कर सकते हैं। और टारगेट क्या रखना है ये भी आप समझिए। फिजिक्स में 35 से 40 क्वेश्चंस का मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है सही तरीके से। केमिस्ट्री में 40 से 45 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और बायोलॉजी में 85 to 90%। अगर आप इस लेवल पर टारगेट लेके आप अपने सही करेक्ट आंसर्स करते हैं तो ये आपके परफेक्शन की तरफ है, और यहीं से आपको रास्ता खुलता है गवर्नमेंट MBBS सीट्स का। तो आप समझ लीजिए टारगेट आपका होना चाहिए फिजिक्स में 35 to 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, और केमिस्ट्री में 40 to 45 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, और बायोलॉजी में 85 to 90। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये एक आपको मैंने टिप्स दिया कि मॉक टेस्ट में क्या आपको पैरामीटर रखना है। अब सब्जेक्ट वाइज थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि फिजिक्स में जैसे कि फॉर्मूला रिवाइज करना, मॉक टेस्ट में फॉर्मूला नोट्स आते हैं, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए अप्रॉक्सीमेशंस की प्रैक्टिस करना, असर्शन रीजन पर एक्स्ट्रा फोकस करना। केमिस्ट्री देखा जाए तो NCERT लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चंस मार्क करें। इनऑर्गेनिक में मॉक टेस्ट में डायरेक्ट NCERT फैक्ट्स निकलते हैं। फिजिकल्स में यूनिट्स प्लस फार्मूला टिप्स आपको पहचानने होंगे, और वहाँ से आपको, क्योंकि फार्मूला का जो ट्रैप है वो आपको सिस्टम मालूम होना चाहिए फिजिकल में। और बायोलॉजी की बात अगर करें तो यहीं से आपका गेम चेंजर है, यानी कि आपको यहीं पर सिलेक्शन का रास्ता दिखाता है। तो 90% क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी में वो NCERT से बिल्कुल लाइन टू लाइन होते हैं, और उसी से ऑप्शंस निकालकर आपको क्वेश्चन दिया रहता है। मॉक टेस्ट में डायग्राम बेस्ड मिस्टेक्स अलग नोट्स कर लीजिए कि डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, और उसकी तैयारी आपको अलग से करनी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो बार बार आपको रिवाइज करना होता है। और आपको मैं बताऊं, ये फेब, मार्च और अप्रैल, यानी कि 3 महीने की आपकी स्ट्रैटेजी। अब हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट अभी से आपको स्टार्ट करना होगा। हर दिन एक बायोलॉजी टेस्ट देनी होगी, वीक चैप्टर रिवीजन करना होगा, और न्यू बुक और न्यू टीचर्स
एकदम आपको स्टार्ट नहीं करना है, या ना ही कोई साइड बुक्स आपको नई स्टार्ट करनी है, और ना ही किसी नए टीचर से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो करना क्या है, यानी कि एवरी वीक आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देना है, और हर दिन एक बायोलॉजी का चैप्टर वाइज आपको कोई मॉक टेस्ट देना है छोटे, और वीक चैप्टर्स की रिवीजन आपको करनी है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या आपको अवॉइड करने हैं, ये देखिए। मॉक टेस्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है, सिर्फ स्कोर देखना है, एनालिसिस नहीं, ये भी नहीं करना है। हर टेस्ट में स्ट्रेटजी बदलना है, बिल्कुल नहीं। और लो स्कोर में डिमोटिवेट होना है, बिल्कुल नहीं। यानी कि आप लो स्कोर से डिमोटिवेट नहीं होंगे। हर टेस्ट में कोई नई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करेंगे कि पहले फिजिक्स करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, या केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, या बायोलॉजी करेंगे, फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। इज़ नॉट लाइक दैट। आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी, फिक्स्ड रूल प्लान करना है, और उसी के हिसाब से आपको अटेम्प्ट लेना है, और मॉक टेस्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। मॉक टेस्ट देना ही है जो शेड्यूल आपने प्लान किया है। मॉक टेस्ट स्कोर्स वर्सेस फाइनल नीट स्कोर, ये एनालिसिस आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि यहीं से आपको बूस्टर मिलेगा। यानी कि आपने जो फाइनल नंबर्स लाने हैं नीट में, वो आपके मॉक टेस्ट से कोरिलेट करनी है। जो भी नंबर्स आपके आज आ रहे हैं, लेकिन आपको फाइनल स्कोर जो आपने टारगेट सेट कर रखा है, वहाँ के नज़दीक आपको पहुँचना है या उसको क्रॉस करना है। तो अब ये देखिए, अब बेस्ट मॉक टेस्ट देने के माइंडसेट्स क्या क्या हो सकते हैं आपको। मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस मैच है, एग्ज़ाम वर्ल्ड कप फाइनल है। ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ये मॉक टेस्ट जो है आपकी प्रैक्टिस मैच है, और एग्ज़ाम जो है फाइनल का, वो वर्ल्ड कप का फाइनल है। तो मॉक टेस्ट में कोई गलती अगर करते भी हैं तो एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। यानी कि मॉक टेस्ट एक प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस मैच है, तो यहाँ पर तो थोड़ी गलती हो भी सकती है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले, यानी फाइनल वर्ल्ड कप से पहले, आपको ये गलतियों को ख़त्म कर देना है, राइट। तो अब आपको मैं बताऊं कि 720 नंबर्स स्कोर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और मिनिमम नंबर्स का प्लान करना होगा जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में लाना है। तो उसके हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आप अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी आज से ही शुरू करिए।